अभी इस वक्त बात कर लेते हैं जल्दी से टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। 5th एंड 6th जून का हम कंपाइलेशन करेंगे अभी, ठीक है। क्या करेंगे? कंपाइलेशन। तो सबसे पहले न्यूज़ हम अगर आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, सबसे पहले न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से लेकर के 2025 तक इंडिया का टारगेट है अभी, जो कि इंडिया ने लास्ट 8 ईयर्स में भी अचीव किया, लेकिन फ्यूचर के 2025 तक का इंडिया का टारगेट अभी 20% पे आ गया है। तो विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। और ये क्या है? नीति आयोग की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा एक रिपोर्ट एंड जो कमेटी एंड एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई है, उसको हम देख लेते हैं। और इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि जो इथेनॉल कैपेसिटी है रिक्वायरमेंट इंडिया में, ये आप देखते आ रहे हैं, जैसे ग्राफ रिसेंटली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 2019 में इतना था, 2020 से 21 इतना है, करंटली 5.19, 2021 से 2022 एंड 2022 से 3 तक इतना, 23 में इतना एंड सो ऑन 24 में 25। तो मैं आपको इसमें जल्दी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये ऐसा क्या है, मतलब क्यों है इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं इसको, एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट, एंड व्हाट आर द यूजेस एंड हाउ टू यूज इट, है ना, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हाट आर द रीजंस। सो लेट्स डिस्कस इट। सो अब हम बोलेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों है, व्हाई एंड हाउ टू यूज इट। बट करेंटली अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू भारत के लिए क्या है, अगर हम इस वक्त बोलें तो भारत के लिए सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमिकली साउंड होना, बिकॉज वी ऑल नो दैट रशिया यूक्रेन वॉर है, सभी की कंट्रीज इस वक्त इकोनॉमिकली थोड़ा सा ड्रेन आउट होती जा रही हैं। सो इंडिया के लिए क्या है इस वक्त? इकोनॉमी को स्टेबल करना, प्लस विच इज इंडिया डूइंग ग्रेट करेंटली इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड, इसको आप देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आप देखें, बट इसको एनवायरमेंट रिलेटेड इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। सो आंसर इसका क्या होगा कि कच्चे तेल पर निर्भरता खत्म करना है इंडिया की, जो इंडिया की डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर, उसको खत्म करना है। ये है इंडिया का करंट इशू मतलब करंटली इकोनॉमी इंडिया की ये चाहती है कि जो इंडिया का कच्चे तेल पर निर्भरता है उसको खत्म करना, जो कि इंडिया अभी किस पे डिपेंडेंट है? रिसेंटली वी कैन से दैट गल्फ कंट्रीज पर, जिसको आप ओआईसी बोल सकते हैं, यूएस पे एंड रशिया पे। तो गल्फ कंट्रीज में इन पे इंडिया की निर्भरता है। सो इन पर भारत का मेन रीज़न यही है कि इंडिया की इस पर डिपेंडेंसी है। तो और इंडिया की इस पर डिपेंडेंसी क्यों है? कि किस चीज़ को लेके है? क्रूड ऑयल को लेकर के। किसको? क्रूड ऑयल, इसको हम बोलते हैं कच्चा तेल। और इंडिया को क्या है, हर साल ये इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम लास्ट ईयर की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इंडिया को कितना इंपोर्ट करना पड़ा था, इंडिया कितना खर्चा आया था इस पर? 120 बिलियन। इमेजिन, इतना ह्यूज अमाउंट इंडिया के डिफेंस बजट से निकाल के हर साल ड्रेन आउट हो जाता है इंडिया। तो इंडिया की कोशिश इस वक्त क्या रहेगी? ऑब्वियसली इसको कंट्रोल किया जाए किसी न किसी तरीके से। सो इंडिया का इतना बड़ा जो ह्यूज अमाउंट हमारे बजट पे रहा, तो हमारा बजट बहुत हद तक क्या होता है, एक तरीके से अभी इम्प्रूव किया जा सकता है। या अगर हम ये सारी चीज़ें 120 बिलियन बाहर विदेशों को ना देकर के, ऑयल डिपेंडेंस गल्फ कंट्रीज को ना देकर के, एजुकेशन पर अगर हम इस पर खर्चा करें, इस बजट को बचा करके 120 बिलियन जो कि लास्ट ईयर हुआ, और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अगर हम इस अमाउंट को हम लोग अच्छे से मतलब खुद पर खर्च करें तो। बट जो वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर, जो रशिया क्राइसिस चल रहा है, उसके चलते इंडिया को अभी और क्रूड ऑयल पर मतलब हो सकता है कि पैसा लगाना पड़े, बिकॉज सारी कंट्रीज कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बहुत परेशान है, इन्फ्लेशन की क्राइसिस या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो 120 बिलियन से ऊपर खर्चा पड़ेगा इंडिया को इस ईयर, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर से भी ज़्यादा, इस फाइनेंशियल ईयर में। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि इमीडिएट डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है इंडिया का, 80-10 भी इसको बोलते हैं, ब्लेंड करना पेट्रोल के साथ, किसके साथ? पेट्रोल के साथ, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग है उसको मतलब एक तरीके से पिछले जो 8 ईयर से 2014 से जब से ये मोदी जी बने हैं, तब इसका 3% ही था। तो मोदी जी ने इसको इनिशिएटिव लिया, और अभी इसका पिछले 8 साल से इसका जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, अभी टारगेट जो हुआ है वो रीच हुआ है 10% पे। और मैं आपको बता दूँ, आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लास्ट 3 साल अभी तक इतना ही हुआ, जो कि आपको पहले बता दूं कि बहुत, बिकॉज ये ह्यूज अमाउंट ड्रेन आउट होता है, ठीक है। तो इन्होंने मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया। सो नाउ इन द लास्ट, अभी पहले बात करेंगे, जो घाटा हुआ करता था वो 8 साल से अभी तक रिकवर, मतलब वही बैलेंस हुआ है। अब इसके आगे जो भी होगा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सेविंग स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके आगे जो भी होगा इंडिया को प्रॉफिट ही होगा। तो विच इज गुड इनिशिएटिव। और 8 साल में इट हैज रीच्ड अप टू 10%, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट सो फार। 10%, जिसे ET10 भी बोलते हैं हम, कई बार क्या बोलते हैं, ET10 भी बोलते हैं, जो कि क्रूशल है। अब बोलोगे इससे क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब आपको पता है कि इससे इंडिया में जो मोदी जी ने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा, 41,000 करोड़ इथेनॉल ब्लेंडिंग की है उन्होंने, मतलब ये इतना प्रॉफिट कमाया है। किससे? इथेनॉल जो है पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर करके कितना सेव किया है? 41,000 करोड़ इंडिया ने सेव किया है अकेले पेट्रोल से ब्लेंड करके इथेनॉल को, बिकॉज इंडिया की निर्भरता पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा थी। उनका पैसा 120 बिलियन लास्ट टाइम गया था बजट से फाइनेंशियल ईयर। इस साल लगता है कि रशिया यूक्रेन के वक्त के चलते हमें और इंपोर्ट करना पड़ेगा पेट्रोल, लेकिन फिर भी इमेजिन मोदी जी ने 41,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट एक तरीके से बोल सकते देशों करवाया, सेविंग करवाई है।
इथेनॉल की ब्लेंडिंग से, जो कि अभी सिर्फ 10% ही थी। अब इंडिया का टारगेट है कि अब जो 10% है इससे 20% टारगेट अचीव हो जाए और किया जाए। 20 के बाद 40 भी होगा। अब आप बोलोगे कि क्या सिर्फ ये यहीं पे है? नहीं, आप देख सकते हैं चाइना का भी टारगेट रहा था, चाइना भी इसमें आगे था। चाइना भी चाहता था कि हम लोग डिपेंडेंसी पेट्रोल पे खत्म कर दें, सो दैट उनका ग्रीन एनर्जी यूज़ हो, जिससे कि खर्चा कम आए। सिमिलरली ब्राज़ील की अगर आप बात करें, ब्राज़ील में तो 80% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, विच इज़ नॉट न्यू, बट फॉर इंडिया इट बिकम्स रियली ह्यूज, बिकॉज एक तो लास्ट 8 ईयर्स उन्होंने पहले जो घाटा वो कवर किया था, एंड अब जाकर के वो बैलेंस हुआ। अब आगे जितना भी होगा 10% के बाद 20% वगैरह, वो सारा सेविंग्स इंडिया की सेविंग हो जाएगी, प्रॉफिट रहेगा इंडिया को उसमें, ठीक है। इसके बाद सेविंग रहेगी, तो 40 करोड़ का भी आप इमेजिन कर सकते हो। 40 करोड़ उसमें से भी आउट ऑफ 140 करोड़ का उन्होंने किसान को बेनिफिट मिला है इससे। आप बोलो किसान से बेनिफिट कैसे? बिकॉज आपका इथेनॉल है ना, इथेनॉल किससे बनता है? इथेनॉल जो बेसिकली है वो गन्ना होता है ना, गन्ना, शुगर केन की जो वो भूसा है उसको बोलते हैं, उससे मिक्स करके बनाया जाता है इथेनॉल, शुगर केन से। सो इससे किसानों को बहुत प्रॉफिट हुआ। कितना? 40 करोड़ जो इनका प्रॉफिट किसान का करवाया गया है। और अब आगे 20% का टारगेट रखा है इंडिया की तरफ से, और 20% बढ़ेगा। वहीं अगर हम चाइना की बात कर लेते हैं, सो इफ यू टॉक अबाउट चाइना, चाइना ने क्या किया है? चाइना ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनका ड्यू टू कोविड आप बोल रहे हैं जो भी है, वो दे फेल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइना हमसे पीछे चल रहा है, इंडिया बड़ा आगे चल रहा है। एक और फैक्ट बता दूं कि चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ज़्यादा डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे वो ज़्यादा रिलाई करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट स्टिल देन इंडिया इस फील्ड में अगर आगे निकल जाता है, जो कि आगे ही है इस वक्त, तो अगर आगे भी इनिशिएटिव लेता है 20% से अगर 40% से आगे इस दिशा में इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ चला जाए, तो इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इंडिया को चाहिए कि इससे आगे निकले, जैसे अभी है ही है, ठीक है। सो ये चाहिए, इंडिया को मस्ट है इस चीज़ में। इससे क्या होगा? इंडिया की पेट्रोल में डिपेंडेंसी वो बच जाएगी और आगे 40% तक भी होगा। अब एग्जाम्पल मैंने आपको ब्राज़ील का बताया, ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में अगर आप देखो 80%, 80 से भी 90% ईटी ब्लेंडिंग चलती है वहाँ पे। अब आप बोलोगे कि और ये अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि शुगर केन के उनसे वे से बनता है। अब क्या पेट्रोल पंप पे जब हम जाते थे तो क्या वहाँ पे हमें प्योर पेट्रोल नहीं मिलता 100%? नहीं, वहाँ पे आपको मिलता है तो वो ईटी पेट्रोल मिलता है। ईटी मतलब ईटी 10 के नाम से बोलते हैं उस पेट्रोल को, क्या आप ईटी 10, तो आप समझ सकते हो ईटी से मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग। ईटी 10 पेट्रोल आपको मिलता है आपके पेट्रोल पंप्स के स्टेशन पे, ब्लेंडिंग पेट्रोल, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज इनिशिएटिव। अब आपको समझ में आ रहा है किसान की किस तरीके से डायरेक्टली आप देखने को मिल रहा है कि इनिशिएटिव, इससे कितना बेनिफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट अप्रूव्स हाइक इन इथेनॉल प्राइसेस टू ब्लेंडिंग बूस्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग, मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, उससे जनरेट हो रही है फार्मर्स की। और ये आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ ग्राफ्स एंड एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा हमारा? इससे एक तो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, एडिशनल इनकम होगी इंडिया की, और जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पे, इतना सारा बजट जो इंडिया का निकल जाता है पेट्रोल एंड ऑयल पे, वो एजुकेशन पे स्पेंड हो सकता है, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पर इंडिया का अच्छी जगह खर्च हो सकता है और बचा सकता है इंडिया उससे पैसा। इस साल इंडिया ने 41,000 करोड़ सेव किए हैं। इमेजिन, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट। और इंडिया रिड्यूस करेगी इसमें डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, सो विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस स्टेबिलिटी एंड रिमूव प्राइसेस फॉर इथेनॉल सप्लायर्स, फैसिलिटेटिंग सेटिंग अप एडवांसिंग बायोफ्यूल इलेक्ट्रिकल्स को यूज कर सकते हैं कंट्री, रिड्यूसिंग द पेंडिंग एरियाज ऑफ क्रेन एंड फार्म्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, हेल्पिंग इन सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है, इकोनॉमिक टर्म्स है, वो स्टेबल हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा इंडिया का, और बड़ा भी है फॉरेक्स रिजर्व, जिसको फॉरेक्स बोलते हैं फॉरेन कंट्री का, ठीक है। फॉरेक्स जो फॉरेन कंट्री का एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो बड़ा है, फॉरेक्स बोलते हैं इसको। बेनिफिटिंग द एनवायरमेंट तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि इस वक्त नीड ऑफ एन आवर है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट एनर्जी, राइट। अब वहीं पे हम देख लेते हैं कि हाइक इन कहाँ पे किसान को किस तरीके से बेनिफिट हुआ है, हाइक हुआ है, बूम हुआ। तो आप देख सकते हैं इथेनॉल से अगर ऐसा हो जाता है, शुगर केन के शुगर सिरप से, तो ब्लेंडिंग करके उसको एक तरीके से आप बता सकते हैं कि बचा सकते हैं लॉसेस आपके देश के लिए भी अच्छा है, वो जीएसटी एंड ऑल बता सकते हैं। इन शॉर्ट आई होप अब आपको समझ में आ गया इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है और किस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंसी और ये रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में इंडिया ने इतना सेव किया, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन इटसेल्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा है श्रेष्ठा से लेके। श्रेष्ठा आप क्या बोलोगे? लड़की का नाम है? नहीं, बट इट्स अ स्कीम। तो आइए हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब आप बोलोगे कि श्रेष्ठा क्या? व्हाट इज श्रेष्ठा? आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ गर्ल्स नेम, इट्स जस्ट अ स्कीम। और आप बोलोगे क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा क्या किया गया है? श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की गई। आप बोलोगे श्रेष्ठा, ये श्रेष्ठा स्कीम, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म? तो मैं आंसर बता दूं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटिंग एरियाज, हाई स्कूल्स इन टारगेटिंग एरियाज। श्रेष्ठा यहाँ पे बता दूँ, स्कीम्स प्रोवाइड क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स विद रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। अब आप बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, आप दोबारा बोलो। ये स्कूल है जिसको जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं उनके लिए एक स्कीम है जिससे कि वो पढ़ाई कर पाएँ स्कूल में। आप बोलो, और रेजिडेंशियल स्कूल में आप बोलोगे कि उसमें क्या है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, बट एससी हूँ और साथ में वो पुअर भी हूँ। अगर वो पढ़ने में तेज़ है और एससी और पुअर है
मेरिटोरियस हैं तो आप उनको किसी भी स्कूल में इंडिया के एक रिटन टेस्ट होता है उसके द्वारा आप इनको एडमिशन करवा सकते हैं इंडिया में, सॉरी नॉट इंडिया में, इंडिया में। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर 8th क्लास तक आपको एडमिशन लेनी है मतलब नॉर्मल, तो एंट्रेंस टेस्ट होगा छोटा सा, तो उससे पता लग जाएगा कि मेरिट कितना है, ठीक है। उससे आप इसको पता लगा सकते हैं कि मेरिट कितना है, ठीक है। और अब एससी का तो आपको पता है क्राइटेरिया इंडिया में है, उससे पता लग जाता है। और पुअर कैसा है, उसके लिए पुअर इंडिया ने रखी हुई है किसी की इनकम अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें पेरेंट्स की, तो अपने बच्चे को एक नॉर्मल सा एंट्री टेस्ट डाल के सीबीएसई स्कूल में किसी बेटर स्कूल में इंडिया के ऑल इंडिया कहीं भी वो अगर वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करता है उसको एडमिशन मिल जाएगी। और जो टेस्ट होगा वो एनटीए के द्वारा होगा, एनटीए इंडिया का कंडक्ट किया जाएगा और उसके थ्रू जो पास होगा उसको 11th एंड 12th आराम से सीबीएसई स्कूल में किसी भी क्लास में उसको एडमिशन मिल जाएगा 9th to 11th अगर किसी को एडमिशन लेना है तो, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल है, तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम बाय द वे एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय आवर प्रेसिडेंट, सॉरी आवर गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या है और मतलब क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये क्या है, इट इज़ अबाउट व्हाट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस, जैसे मेरे को पहले बता दिया मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इन सीबीएसई एफिलिएटेड रेप्यूटेड रेजिडेंशियल स्कूल, आप बोलोगे रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं, जैसे आपके नवोदय विद्यालय जहाँ पे आपको रहने को मिलता है, खाने को मिलता है, लाइक अ हॉस्टल, राइट। और किताबें भी आपको वहीं से मिल जाती है, जैसे नवोदय इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो और ये एक बात याद रखें कि एससी के साथ साथ एससी तो हो बट वो पुअर होना अनिवार्य से कैटेगरी, इसके अंतर्गत आप एससी तो हो लेकिन आप पुअर भी, बट पुअर, ठीक है, पॉवर्टी भी हो, ये क्राइटेरिया सेट किया गया है, ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट है, तो सिंपल सा एक इंटरेस्ट टेस्ट ले लेंगे, अगर इंटरेस्ट पास होता है तो सीधे 8th में एडमिशन हो जाएगी उस बच्चे की, ठीक है। बाकी पैरामीटर तो हैं। और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया 8th to 10th क्लास अगर है तो वो अवेल कर सकता है ये फैसिलिटीज़, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को क्या है, फिर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू एससी स्टडिंग इन क्लास 8 to 10 इन द करंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स। कौन सी स्कीम, श्रेष्ठा। और ध्यान रहे कि केवल वही एससी के बच्चे इसमें एडमिशन ले पाएंगे जो कि एससी तो है लेकिन पॉवर्टी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम मैं आपको बता दूं, एनुअल इनकम कितनी है 2.3 लाख से अबव ना हो, बिकॉज ये क्राइटेरिया है पॉवर्टी का, फॉर पुअर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ना ये। सो हाउएवर अगर आप बात करें स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू मार्जिनाइज्ड इनकम ग्रुप्स विद इन द एससी कम्युनिटी आर एलिजिबल ओनली इफ देयर पेरेंशियल एनुअल इनकम इज अप टू 2.5 लाख जो मैंने आपको बताया। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप बताओगे, बताओ ये सब मुझे समझ में आ गया, पर इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगी। तो सिलेक्शन इस तरीके से होगी कि स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म विद इन, जैसे आपका एक नेट्स है ना, नेट्स के द्वारा होगी, जिसको बोलते हैं नेशनल 9th to 11th के लिए क्या होगा कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होगा और कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर एडमिशन इन द क्लास ऑफ 9th and 11th, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सक्सेसफुली कैंडिडेट उसमें अपेयर हो सकता है आफ्टर फॉलोइंग द ई काउंसलिंग का एक प्रोसेस होगा बड़ा छोटा सा, एंड गिवन उसके बाद कोई भी स्कूल में उसको एडमिशन दे दी जाएगी, कैन बी गिवन एडमिशन टू द एनी स्कूल ऑफ दी चॉइस एनीवेयर, मतलब इंडिया में कहीं पे भी वो एडमिशन ले सकता है थ्रू द एकेडमिक परसुएशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इसका फायदा क्या है, इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या है इसका, आप बोलोगे कि ठीक है इससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट्स को कई बार क्या होता है जो गरीब रह जाते हैं पिछड़े वर्ग के, जैसे उनको वो पढ़ने में अच्छे तो उनको हाई क्लास फैसिलिटीज नहीं मिलती, जैसे तैसे अपनी 12th क्लास पूरी करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से। अब जब टीवी में आपने बेस्ट एग्जाम्पल देखा होगा सोनू, अब मैं उसी कास्ट के लिए नहीं बोल रही, फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल में बता रही हूँ, सोनू का टीवी में बताया होगा, सोनू कुमार, उन्होंने क्या बोला, मुझे आईएएस बनना है तो मुझे स्कूल अच्छा चाहिए। ऐसे ही सिर्फ उनको नहीं, पूरे इंडिया के बच्चों को, तो ये ग्रेट इनिशिएटिव है एक तरीके से अगर गवर्नमेंट ने लिया है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सीबीएसई से रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उनको, तो ग्रेट इनिशिएटिव है। आप अगर आपको याद है तो सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे श्रेष्ठता से हायर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी बच्चों को, स्पेशली जो एससी हैं और साथ में पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द वे इन इट्स ओन वे। अब नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देख लें, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, इको सेंसिटिव जोन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, इको सेंसिटिव जोन, जिसको आप शॉर्ट में क्या, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ESC, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन। अब मैप वगैरह में इंडिया में हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये पहले मतलब जून में ये एक बार डिस्कस भी किया हुआ मैंने, 3 जून को जो शायद आर्टिकल कंपाइलेशन है उसमें भी एक बार इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के बारे में डिस्कशन किया था। कंपाइलेशन को एक बार देख लेना, यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी पिछले 3 जून का, या नहीं भी होगा तो आप मेरी करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हैज डायरेक्टेड दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट this national park and wildlife sanctuary जितनी भी हम बोले across the India should have a mandatory मतलब होनी ही चाहिए, mandatory eco sensitive zones होना चाहिए हर जगह of a minimum of 1 kilometer starting from their demarcated boundaries। तो कहने का मतलब क्या है, अभिप्राय इसका ये है कि सेंसिटिव जोन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले कि क्या है और ये क्या बोला मैंने, इसके बारे में देख लेते हैं कि एक इकोलॉजिकल ये है फ्रेजाइल एरिया होता है एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं EFA होता है, जो कि नोटिफाइड बाय MOEFC, क्या MOEFC आप बोलोगे क्या होता है ये तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अराउंड प्रोटेक्ट एरियाज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ
फ्रेजाइल कॉमर्स एंड क्लाइमेटिक फाइनेंशियल कॉमर्स, उसके लिए ये होता है। उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक तरीके से आप प्रोटेक्शन जोन क्रिएट कर, उसके हिसाब से बनाया गया, उसके लिए ही बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, अभी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि हमारा इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, तो ये होता है इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया। फ्रेजाइल जैसा आपको पता है बहुत वीकेंड है फ्रेजाइल एरिया, उसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रेजाइल एरिया जो विच विल नोटिफाइड बाय द एमओसी अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है, जैसे कि वैसे तो आप मेजर इकोनॉमिक जोन्स ऑफ इंडिया यहाँ से देख ही सकते हैं, एक नज़र करवा लीजिए आप इसको। जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी, ऐसे बहुत सारे हैं, ओखिया, नोएडा, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स, कमला बर्ड, ये आपको मैप में आ सकता है, या आपको इस लोकेशन पता होनी चाहिए। पुलिकेट बर्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर, ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला हुआ है, जैसे कि आपका सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल आपका ये एरिया, अब यहाँ से यहाँ पे भी कुछ एरिया, इसके ये बफर जोन एरिया हो गया, ठीक है, इसके अंदर प्रोहिबिट है, इसके अंदर प्रोहिबिट मतलब मना है कुछ एक्टिविटीज़ करना, जैसे माइनिंग या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। लेकिन इस जोन के बाहर भी तो खतरा रह सकता है कि नहीं, इसके बाहर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो इसके चारों तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? ताकि बफर जोन क्रिएट हो जाए, ये क्रिएट हो जाए और सेफ रहे, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है इसके अंदर उसका प्रभाव कम हो जाए। तो जो इकोनॉमिक ESC है, इकोनॉमिक जोन है, वो होता है जो इसके अंदर वाला एरिया, जिसे हम MOEFCC कहते हैं, जिसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इको फाइनेंस क्लाइमेटिक चेंज नोटिफाई करती है इसको कि प्रोटेक्टेड एरिया जो कि है, जैसे कि हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या पार्क्स हो गए, इसके चारों तरफ ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, कि जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस बफर जोन को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ। और ये टाइप है जहाँ पे कि एक्टिविटीज़ उतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती जितनी कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ एरिया में, इस एरिया में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जितनी कि इस अंदर वाले जोन में होती है। मैं आपको बताऊँ, जैसे कि इस एरिया में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कि इस एरिया में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, बट हमें तो बफर जोन को प्रोटेक्ट करना है ना, इस पिंक वाले एरिया को, इस जोन को, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बफर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, नो डाउट कि इसके बाहर वाला एरिया इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी बन जाता है, एक तरीके से समझ में आ रहा है। तो जितने की नेशनल पार्क लगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सो इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से, जिससे कि मतलब फिर भी उन्हें रेगुलेट तो किया जाता नहीं। जैसे कई बार तो इस रेगुलेशन को क्या किया कि ये जो ट्रांजिशनल जोन बना दिया गया, ट्रांजिट होना यहाँ से इस जोन में, ट्रांजिशनल जोन बन जाता है इस एरिया को, तो हाई प्रोटेक्शन एरियाज में इसको इन्वॉल्व करते हैं, हैविंग लेसर प्रोटेक्शन। सो द एनवायरमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारा था 1986 डज नॉट मेंशन दी वर्ड इको सेंसिटिव जोन, बिकॉज उस टाइम पे कहाँ इको सेंसिटिव जोन, तो इस एक्ट के द्वारा ये वर्ड इको सेंसिटिव जोन बोला नहीं गया, लेकिन ये जरूर कहा गया है, क्लियर किया गया कि इको सेंसिटिव जोन जो किसी भी प्रोटेक्शन को मतलब चारों और 10 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है, एटलीस्ट 10 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। जैसे ये बफर जोन है, इसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इस केस में अगर बोलो कि बात चली रही है, तो जैसे हमारे कोर्ट वगैरह डिसीजन ले रहे हैं, तो आप बोलो कि 10 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि इमीडिएटली 1 किलोमीटर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनकेस अगर बात चल रही है और प्रोसेस मतलब अगर किसी का कन्वर्सेशन चल रही है इस काम से रिलेटेड, इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, और वो पास नहीं हुआ, तो इस दौरान भी 1 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, यहाँ से 1 किलोमीटर तक का एरिया, वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, क्या गाइडलाइन की 1 किलोमीटर तक का एरिया इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत रहेगा, जो कि मैंडेटरी होगा 1 किलोमीटर, ठीक है, गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि कहने का मतलब ये कि अगर इस जोन में आप हैं, जो इसका ये वाला बाहर वाला एरिया, ये तो प्रोटेक्टेड जोन रहेगा, है ना। अगर ऐसा लगता है तो एरिया जो इसके बाद का भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1 किलोमीटर, वो तो तब है कि जब इनिशिएटिव अभी बात चली रही है, तो अगर बाद में क्या है, कब तक है, 10 किलोमीटर तक इसको बना सकते हैं। लेकिन गाइडलाइन ने क्या बोला, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर तक का एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट बोला, कम से कम। और उसके बाद भी आप चाहें तो 10 किलोमीटर तक का, जो कि अब मैंडेटरी है, एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हैं। मैंडेटरी तो नहीं, मतलब मैंडेटरी ये है कि हर जगह इकोनॉमिक जोन जहाँ पे भी अवेलेबल है, जैसे इंडिया के एरिया, उसके बफर जोन के जो बाहर का एरिया, उसको हमें ट्रांजिशनल जोन से कन्वर्ट करके उसका प्रोटेक्शन करना है, एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक, तो सो दैट जो एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे ना हो और उनको सेव किया जा सके। और अब बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है इसके अंदर, कि गाइडलाइन ये कहती है, जैसे मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर तक तो रहेगी इसकी, जैसे मैंने बताया। बट अगर मान लीजिए कि कोई बातचीत चल रही है इकोनॉमिक जोन को लेकर कि कितना बनाना है, इससे रिलेटेड बातचीत है, उसके दौरान ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर कोई बफर जोन होगा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा बातचीत चल रही तो यहाँ पे कोई भी स्टेट में बफर जोन है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इको सेंसिटिव जोन होगा, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं। तो जब तक बात चल रही है तब तक आप क्या करेंगे, इसको इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे, और इस जोन के तब तक आप, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1 किलोमीटर कम से कम आप ये एरिया छोड़ दें बफर जोन के साइड वाला, उसको प्रोटेक्ट करने में, ताकि एरिया जो है यहाँ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो, जैसे मैंने बताया ट्रांजिशन जोन में तो आप रिस्ट्रिक्शन कम है, लेकिन 1 किलोमीटर तक का एरिया उसको छोड़ दें। उसके बाद आप देखें कि 10 किलोमीटर तक रखना है कि नहीं, सो दैट टू प्रिवेंट दिस बफर जोन, जैसे हम एक्सी पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट, ये उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाद में इफ यू वांट टू इंक्रीज दैट एरिया, तो यू कैन अप टू 10 किलोमीटर, विच इज गुड। सो एटलीस्ट 1 किलोमीटर तक का एरिया आपको रहेगा ही रहेगा इसके अंतर्गत है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनिंग, इस एरिया के जो बाहर का एरिया, बफर जोन के बाहर का एरिया, 1 किलोमीटर के भी बाहर का,
कम से कम 1 किलोमीटर, ज़्यादा मतलब 10 किलोमीटर भी हो सकता है, ज़्यादा भी। तो वहाँ पे माइनिंग वगैरह गाइडलाइंस क्या बोलती है, माइनिंग वगैरह रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं किया जाएगा। और प्रिंसिपल जो ऑफ चीफ ये जो है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द जजमेंट की, उनकी जिम्मेदारी बनती है होम मिनिस्टर की, होम सेक्रेटरीट की, इसको इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, तो गाइडलाइन में हमने क्या क्या पढ़ा, गाइडलाइन की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है पहला कि इसका जो है एक्सटेंशन से रिलेटेड हमने पढ़ा कि बियॉन्ड 1 किलोमीटर तो रहेगा। ठीक है, उसके बाद बफर जोन के अलावा उसके बाद आप जितना भी करना चाहो वो अप टू है, लेकिन 10 किलोमीटर पे कई जगह रखा है कि 1 किलोमीटर तो रहेगा, बाद में आप चाहो तो उसको इंक्रीज कर दो। इफ वांट टू एक्सटेंड अ बफर जोन pending a statutory decision, the court directs to maintain the 1 kilometer safety zone would be applicable until a financial decision is arrived under the law। ये वर्ड है। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है, माइनिंग जो है कि वो प्रोहिबिटेड रहेगी बफर जोन के साइड में। क्या माइनिंग बफर जोन के 1 किलोमीटर छोड़ के इसके आगे यहाँ पे माइनिंग प्रोहिबिटेड रहेगी यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, सो दैट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को थोड़ा प्रोटेक्शन मिल पाए। फोर्थ क्या है इसका गाइडलाइन का पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होगा, उसका चीफ कंजर्वेटर और जो होम सेक्रेटरीट, जिसको होम सेक्रेटरी उसके अंडर आता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसको फॉलो करवाना, लागू करवाना, रिस्पॉन्सिबल उनको माना जाएगा इसके कंपाइलेंस के ऑफ द जजमेंट के। तो 2012 में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पूछा गया था कि इन विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग कैटेगरीज प्रोटेक्ट एरियाज इन द इंडिया आर लोकल पीपल, जहाँ पे लोकल पीपल है वो अलाउड नहीं, आर नॉट अलाउड। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं, ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम देख लेते हैं कि ये कैसा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है आपका 2012 में। इसका हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। वहाँ पे लोकल पीपल्स को अलाउड नहीं है बफर जोन के एरिया के अंतर्गत। तो कौन सा था, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वेटलैंड डिक्लेयर अंडर द सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसका राइट आंसर वुड बी बी, नेशनल पार्क। डू रिमेंबर दिस, योर राइट आंसर इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात चली तो आप बोलोगे टर्मिनोलॉजीज क्या है, इसको देख लेना, सारे एक जैसे ही हैं, पर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते कहीं पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, कहीं पर रिस्ट्रिक्शन कम है बफर जोन के अंदर एक्स2 उसके हिसाब से बायोस्फीयर, ये टर्म बायोस्फीयर और नेशनल पार्क एक तरीके से थोड़ा अलग हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर टिकट आती है अंदर जाया जा सकता है, कहीं पर बिल्कुल ही क्रिएट किया जाता है कि आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है बायोस्फीयर में, नेशनल पार्क में। ठीक है, अब हम मूव कर लेते हैं सेकंड अपना थर्ड आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो कि हमारा रिलेटेड है किससे, जी हाँ, हमारा टर्की। रिसेंटली एर्डोगान जो उनका वो प्रेसिडेंट जो है वो न्यूज़ में रहते क्योंकि उन्होंने इंडिया का गेहूं जो था वो रिटर्न कर दिया था, क्या ये कह के कि उसमें कीड़े हैं, जो कि उनका एक काफ़ी टाइम से एज वी ऑल नो हमारे इंडिया के उनके टर्म्स अच्छे नहीं, बट वही टर्की आप उसकी बात करते हैं, वो नहीं चाहता था, दे वर फेड अप इन अ वे विद द नेम एंड दे वांटेड टू चेंज इट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीम से, यहाँ पे मीम बनी हुई है, आई डोंट वांट टू बी पार्ट एसोसिएटेड विद टर्क्स। सो टर्की की बात हो रही है, तो जल्दी से हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि क्या है। इन्होंने अपना नाम चेंज किया, वाई दे चेंज देयर नेम, दिस कंट्री चेंज देयर नेम टर्की, वाई एंड व्हाट ऑल वाज हैपनिंग अराउंड, जस्ट देख लेते हैं। टर्की विल नाउ बी नोन एज दिस, वी ऑल नो दैट टर्की एट द उसका नाम टर्की अभी टर्की से हटके क्या हो गया, टर्की। ठीक है, तुर्की ये नाम हो गया, टर्की नहीं रहा। तो वो कैसे हुआ, यूएन में जाकर के चेंज दिया उन्होंने, एक रिपोर्ट दी थी 1 साल पहले। सो आफ्टर इंटरवेंशन बॉडी अग्रीड होगी यूएन की, और उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट जो भेजी थी पिछले साल, उससे उनका नाम चेंज हो गया। और अंकारा क्या है वैसे, अंकारा क्या है, इंडिया में चिंकारा है, हरियाणा में, और वहाँ मैं मजाक कर रही हूँ, इंडिया में है वैसे चिंकारा, वो ब्लू नीली गाय के लिए बड़ा फेमस। तो वैसे अंकारा क्या है, टर्की की कैपिटल है। उन्होंने लिस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी लास्ट ईयर कि देवर फेडअप तो नहीं, बट एक तरीके से मैं बताऊँ नाम चेंज करना चाहते थे टर्की का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि टर्की का पेनिनसुला कैसा है, लोकेशन क्या है टर्की की, वो जरूर देख लेते हैं मैप में, एक बार आप देख लें। ये देखिए जो ये पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है, लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड्स विद वाटर। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया एज अ पेनिनसुला, ये पूरा इंडिया का पेनिनसुला है। ऐसे ही टर्की भी पेनिनसुला है, कैसे जहाँ पे पानी के तीनों साइड अगर लैंड के पानी रहे, तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि टर्की की लोकेशन कैसी है, आप इसको देख ही रहा होगा, अंकारा उसका कैपिटल है, सराउंडेड बाय 4 सीज, और ये चारों तरफ से भी पानी से है एक तरीके से। कहाँ पे आप बोलोगे कि एक तरफ अगर हम बात कर लें, पहली अगर हम बात करें, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है इसके यहाँ पे साउथ में, जिसको एगेन टू द वेस्ट सी जो आप पूछ सकते हैं, आप लोकेशन आप उसको देख लें, मैं आपको जल्दी दिखा रही हूँ, ये देखो दिख रहा है एगेन सी, मेडिटेरियन सी यहाँ पे इसके। और दूसरा क्या है, मतलब मेडिटेरियन सी होगा पहला, दूसरा एजेंट सी होगा। मेडिटेरियन सी तो आपको आई थिंक मैप में आप एक बार लोकेशन चेक कर लें। तीसरा है सी ऑफ मरमरा। तो इन टर्की के साइड में 4 समुद्र हैं, टर्की को ऐसे ही बोल सकते हैं सीज, 4 सीज इसके पास में है। ठीक है, 4 आंखें तो नहीं पर 4 सीज ऑफ मरमरा भी है। ठीक है, अब ये देखो ना, लोकेशन आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये दिख रहा है मेडिटेरियन सी, ये दिख रहा है मेडिटेरियन सी नीचे, ये देखो मेडिटेरियन सी, ये सिप्रस के साइड में, ये मेडिटेरियन सी हो गया। फिर आपका एजियन सी हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना। फिर और आपका ब्लैक सी तो आपको पता ही होगा कहाँ है, ये देखो ब्लैक सी, मैं तो दिखाती हूँ, ये दिख रहा है, ये आ गया आपका ब्लैक सी। तो इस तरीके से लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टर्की क्या है, पार्टली लाइज इन एशिया भी और यूरोप भी, आधा एशिया में है आधा यूरोप में, और इसकी कैपिटल आपको पता ही है क्या है, इसकी कैपिटल अंकारा, चिंकारा इंडिया में है,
हरियाणा में। और अंकारा याद रखना, टर्की, टर्की, टर्की को चेंज करके क्या बोलते हैं अभी, टर्की है, नाम चेंज कर लिया इसका, ठीक है। कैपिटल अंकारा है, तो करेंसी क्या है टर्की की, टर्किश लिया, इसकी क्या है ये करेंसी है। तो पिछले साल टर्की ने यूएन को रिक्वेस्ट भेजी थी क्योंकि उन्होंने नाम चेंज करना था उनके, और उनका कहने का मतलब ये कि जो टर्की है, इस टर्की को बर्ड से ना जाना जाए, जैसे ये जो बर्ड मैंने आपको दिखाई थी, बट टर्की की कंट्री में वो कहते हैं कि उनकी कल्चरल हेरिटेज में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसका बेनिफिट है, मतलब कल्चरली वो ज़्यादा साउंड है, बजाय कि सिर्फ उसको एक पक्षी के नाम से जाना जाए। तो कल्चरल ट्रेडिशन को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंट करता है टर्की, बजाय एक बर्ड से। तो एक रिपोर्ट थी। अब आप बोलो कि सिर्फ टर्की ने ही अपना नाम चेंज किया है, तो ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं टर्की के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं मैं आपको बता दूं। एक रिपोर्ट है जिससे इससे पहले भी कई देश ने अपना कंट्रीज से नाम चेंज किया है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे मैं आपको बताऊं, नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड ने अपना नाम क्या था इसका, हॉलैंड हुआ करता था पहले, तो हॉलैंड से नीदरलैंड अपना नाम चेंज करके नीदरलैंड कर दिया है, ठीक है। वैसे ही सेकंड अगर मैं बताऊं, मैसेडोनिया जो कंट्री है उसका नाम होता था नॉर्थ मैसेडोनिया। तो नॉर्थ मैसेडोनिया मतलब मैसेडोनिया से उन्होंने चेंज कर, मतलब ये जो नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया चेंज कर दिया, मैसेडोनिया याद रखना, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स विद ग्रीस के साथ इनके डिस्प्यूट्स हो गए थे। ग्रीस आपको पता होगा कि क्या कंडीशन हो चुकी है ग्रीस की, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये सब कंडीशन खराब हो गई थी। एथेंस एंड ग्रीस एक बार वो भी हुए थे ओलंपिक्स वगैरह बहुत पहले, बट उस पर नहीं जाते हैं अब। और थर्ड आपका और कौन सी कंट्री है उसके अलावा, ईरान है, जो आपको पता है ईरान का नाम पहले पर्शिया हुआ करता था, तो पर्शिया का नाम ये चेंज करके 1935 में चेंज हो गया ईरान, ठीक है। ऐसे ही सियाम अगर हम बात करें, सियाम आपको पता है किसका नाम है, ये पता होना चाहिए आपको, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती है, फैक्ट्स हैं। तो विच चेंज इट्स नेम टू थाईलैंड, सिया का नाम यहाँ से चेंज होकर थाईलैंड बन गया, थाईलैंड। ऐसे ही आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम बताऊंगा जो आपको याद है जो लोग क्रिकेट देखते हैं। ऐसे ही रोडेशिया नाम हुआ करता था किसका, जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे और ये जिम्बाब्वे ने, और इसका नाम चेंज क्यों किया, टू ड्रॉप इट्स कॉलोनियल लेगेसी को ड्रॉप करने के लिए, कॉलोनीज थी इनकी, तो कॉलोनियल लेगेसी को ड्रॉप करने के लिए का नाम जिम्बाब्वे हो गया। जिम्बाब्वे, जी हाँ वही जिम्बाब्वे जिनके एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर दो भाई जो कैप्टन हुआ करते थे, और हेनरी ओलंगा और हेल्थ स्ट्रीक भी उनके जो बॉलर थे, जो मैच देखते होंगे, जो हेनरी ओलंगा जिसको शारजा कप में सचिन ने उनका करियर ही एक तरीके से, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बोलते कि बड़ा बॉलर है, तो सचिन ने बहुत अच्छी पारी खेली, तो वही हेनरी ओलंगा कहाँ के थे, क्रिकेट जो खेलते हैं जिम्बाब्वे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है सारस क्रेन के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सारस क्रेन के ऊपर। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, सारस क्रेन जैसे कई ऐसी गर्दन जो है वो रेड कलर की होती है, बाकी पूरी बॉडी ब्राउन कलर की, और ये बहुत वल्नरेबल स्पीसीज मानी जा रही है, जो कि खतरे पे है, वल्नरेबल है, खतरे से भी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से एक्सटेंशन के कगार पर मतलब पहुंच ही चुकी है, तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो अब रिसेंटली ये न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ इसकी ये है कि गुजरात में एक विलेज है ऑफ गानासर विलेज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फार्म को, गुजरात के विलेज ने अपने फार्म को ही टर्न कर दिया इनटू आर्टिफिशियल वेटलैंड। आप बोलोगे फार्मर्स का इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा इन्होंने अपने लैंड को ही आर्टिफिशियल बना दिया, वो क्यों किया उन्होंने ऐसा, वो भी रीज़न मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सारस के बारे में कि क्या है। सारस है जो ये एक नॉन माइग्रेटरी बर्ड है। क्या है, नॉन माइग्रेटरी, माइग्रेट नहीं होता है, माइग्रेटरी क्रेन है ये। और इसका क्या है हैबिटेट जो है, इट इज़ फाउंड इन दी ओपन वेटलैंड्स। याद रखना है इसका जो हैबिटेट है, घर कहाँ पाया जाता है, वेटलैंड, ओपनली वेटलैंड में ये पाए जाते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया जो चाइना वाला रीजन है, एंड कहाँ पे, जहाँ पे यूकेलिप्टस है रिसेंटली कहाँ पे है, डोमिनेटेडली कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं, जैसे सफेदे के पेड़, वहाँ पे डोमिनेंट है। वुडलैंड है जहाँ पे ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में आप बोल सकते हो कि वुडलैंड जहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ है वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पर। अब मैं बात करूँ गुजरात की, हम बैक टू पॉइंट वहीं पे जाते हैं। गुजरात में क्या हुआ कि उन्होंने लैंड को क्यों कन्वर्ट किया उन्होंने फार्म में, वेटलैंड में, बिकॉज इसने जो थे सारस क्रेन ने अपने एग्स थे, 2 एग्स उन्होंने ले डाउन कर दिए थे, तो अब वो, और क्योंकि ये वल्नरेबल है तो गांव वालों ने, फार्मर्स ने सोचा कि हम अपने लैंड को उनको बचाने के लिए, इन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसी एरिया को वेटलैंड बना देते हैं। और उन्होंने वो अंडों को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और कंजर्व किया उन्होंने कि कोई थ्रेट ना हो जाए, कोई घड़ियाल वगैरह कोई और ना आ जाए, इंसान ना मारते, उस पूरे फार्म को ही उन्होंने वेटलैंड में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि और स्टार्टिंग में बताया कि न्यूज़ थी, गुजरात विलेजेस जो थे टर्न इनटू आर्टिफिशियल वेटलैंड, उन्होंने उसको आर्टिफिशियल वेटलैंड में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसको आप सबसे ज़्यादा क्लियर हो रहा। और ये सबसे बड़ा है अपने उसमें बर्ड जो कि फ्लाई करता है। वैसे आप बोलोगे कि नहीं, बड़ा तो ऑस्ट्रिच भी है, शतरमुर्ग भी है, तो शतरमुर्ग है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता, लेकिन ये फ्लाई कर पाता है और बहुत टॉल है, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा है। इसकी हाइट वगैरह हम अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो मैं आपको बता दूँ, रीज़न मैंने आपको इसे बता दिया, उन्होंने अपनी खेती ही जो है कन्वर्ट कर दिया अपना फार्म, किसमें, वेटलैंड में, आर्टिफिशियल वेटलैंड में, गुजरात में।
याद रखना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अब पानी भरते रहते हैं आर्टिफिशियल, खेत में पानी भरते हैं, क्योंकि वेटलैंड मैंने बताया ना, इनका वेटलैंड है, ओपन वेटलैंड का रहने का एरिया है, और देख रेख भी करते हैं कि कोई अगर इनको थ्रेट ना हो जाए, जो कि विच इज़ अ बेस्ट कन्वर्सेशन मेथड। सो और क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बचे हैं, दे आर वनरेबल। सारस की जो है इसको, इसका दूसरा नाम क्या है सारस का, एंटीवन। इसका दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम सारस तो ऐसे है ही है, वैसे इसको एंटीवन भी कहा जाता है। और ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, मैंने आपको बताया, उड़ सकते हैं, टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड अभी तक के। ये क्या है, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, टॉलेस्ट है और ऊंचे भी उड़ सकते हैं, शतरमुख के बराबर बताया। उनकी हाइट अब मैं बता दूं कितनी है। सारस की जो हाइट है 152 से लेकर के 156 सेंटीमीटर टॉल हो सकते हैं। बहुत हाइट है, फीमेल्स की भी ऑलमोस्ट इतनी हाइट। आई थिंक मेडिकल में भर्ती टाइम कोई मेडिकल में जैसे आर्मी में जाए तो मेडिकल वगैरह चेकअप करते हैं, ऑफिसर में भी आई थिंक। तो 152 सेंटीमीटर है, विच इज़ ह्यूज। एंड इनके विंग्स भी है, अगर विंग्स के साथ इनको लगा दिया जाए तो इनका 240 विंग्स के साथ सेंटीमीटर की हाइट बन जाती है, तो टॉलेस्ट बन जाते हैं, टॉलेस्ट। ठीक है, इनका डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, एक तरीके से सारस क्रेन इज इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी, इनकी क्रेन फ्रॉम दी रीजन, एंड ओवरऑल ग्रे कलर इनका नेक यहाँ पे है, और पूरी नेक इनकी रेड कलर की, इसे डिस्टिंग्विश दिख जाता है। अपर एरिया इनका नेक रेड कलर का, मैंने आपको पिक्चर तो दिखा रही है। और करंटली अगर मैं बताऊँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको शेयर कर रही हूँ, करंटली जो है इज लिस्टेड इन शेड्यूल 4th, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 4th में अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंतर्गत जो ये लिस्टेड है 4th शेड्यूल में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये लिस्टेड है, पहला। और दूसरा पॉइंट मैं आपको इसके अंतर्गत क्या बताऊं, और ये वल्नरेबल स्पीसीज है, जैसे मैंने आपको बताया, वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट डेटा बुक में इनका नाम आता है, इसीलिए तो फार्मर्स ने इनको बचाया। और ये एक तरीके से थ्रेट, अगर मैं बात करूँ थ्रेट की, तो इनका थ्रेट क्या है, इनका थ्रेट है कि इनका हैबिटेट लॉस हो चुका है, इनका घर लॉस हो चुका है एक तरीके से, तभी आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत पड़ी इन इंडिया। हैबिटेट लॉस इनका हो चुका है एंड डिग्रेड हो रहा है इनका हैबिटेट ड्यू टू ड्रेनेज एंड वेटलैंड्स एंड, इससे क्या है, ड्रेनेज तो इनको कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन हो रहा है इनका लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब ये मजबूर हो रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में, ओपन में, इनका एक तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल एरिया में रहने के लिए, तो इन्हें अब मजबूरन खेतों में अपने अंडे देने पड़ रहे हैं। तो ये था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं अपना अभी, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका NCC से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं पुनीत सागर कैंपेन NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स से रिलेटेड है। अभी हम देख लेते हैं समुद्र के किनारे उनको साफ रखना, स्वच्छ रखना, प्लास्टिक्स वगैरह उठाना, ये सब, ताकि पोल्यूशन ना फैले और एनवायरमेंट सेफ रहे। सारा का सारा कंटेंट आज बेसिकली मैं 5th और 6th का बहुत एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और एग्जामिनेशन में प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको पढ़ लें, देख लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो द नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने क्या किया, एक लॉन्च की है एक स्कीम, द पुनीत सागर अभियान, जिसको आप बोलते हो पुनीत सागर अभियान, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है ये। इट इज़ लॉन्च बाय NCC, जैसा हमने बताया। और क्यों लॉन्च किया है, कि लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, क्या किया जा सके, अवेयर, लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो पोल्यूशन वगैरह ना फैलाएं NCC के द्वारा शोर्स पे, स्पेशली कहाँ पे, सी शोर्स पे और बीचेस पे, ताकि पोल्यूशन ना हो। लॉन्च बाय, अगर मैं पूछूं तो आपको याद रहना चाहिए NCC, पिक्चर देख लो आप, आपको याद रहेगा बाय NCC। जैसे आप सी शोर में है, वेस्ट वगैरह उठा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू क्लीन सी शोर, टू क्लीन सी shores and other water bodies including river and lakes, और whereas जहाँ पे plastics and other waste, and basically awareness create करना किसके, among people and local people about the importance of keeping and beaches and rivers clean, और front उनका क्लीन रहे, किनारा क्लीन रहे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ऑब्वियसली आप सारे बोलोगे एनवायरमेंट, और क्या है, एक कैंपेन है विच विल बी हेल्पफुल इन एजुकेटिंग लोकल्स एंड लोकल्स को एजुकेट करके उनको अवेयर कर सकते हैं, जो कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत, याद रखना, स्वच्छ भारत के अंतर्गत एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है बाय NCC, स्वच्छ भारत, याद रखना, स्वच्छ भारत। ठीक है, NCC वॉज, अब हम बात कर लेते हैं NCC की। अगर NCC जो है कब फॉर्म हुई थी, ये मैं बताऊं अगर आपको, तो 1948 मत बोल देना उल्टा, वो उसमें वास्को डी गामा इंडिया में आया था। कब हुई थी, 1948 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द HNKUNSR कुंजरू कमेटी के द्वारा, जो कि कुंजरू कमेटी कब बनी थी, 1946 में, 1946 में कुंजरू कमेटी बनी थी, 1946 में, किस लिए, इसके NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स कब आया था, फॉर्म कब हुआ है, 1948 में, बाय कुंजरू कमेटी, जो कि कुंजरू कमेटी 1946 में थी, याद है, याद रखना इसको। 46 में बनी नहीं थी, 46 में कमेटी आई थी, जिसकी रिपोर्ट थी, उन्होंने पेश किया था कुंजरू कमेटी ने, और 1948 में NCC बनी थी, 1948 नॉट 1948 ना कि 1498, डू रिमेंबर, तब वास्को डी गामा था, तो याद रहेगा, आई होप आपको, इस तरीके से मैं बता रही हूँ। और NCC का, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पता है, यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है, अंडरगो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है एट वेरियस लेवल्स कॉलेज में, एज वेल एज वेरियस एकेडमिक करिकुलम बेसिस पे भी आप सबको मालूम ही पता होगा, रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फंक्शनिंग्स। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। अब जैसे आपको पता है NCC का इतना नहीं है, सी शोर क्लीन रखने के लिए रखा गया, आप जैसे आपको ये दिख ही रहा होगा, तो ये NCC के द्वारा रखा गया। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है
रिसेंटली न्यूज़ आपको देखने को मिला बाबा बंदा सिंह, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे इनकी आप मैं पिक्चर दिखा दूँ, क्या है ये बाबा बंदा सिंह, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल है। क्या हुआ रिसेंटली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर इन एन इवेंट, उन्होंने बताया है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, किसके द्वारा ये इवेंट जो है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली, एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, किसके द्वारा हुआ, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं NMA, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इन्होंने रिलीज़ किया बंदा सिंह बहादुर मार्टेडम मॉन्यूमेंट पोस्टर एक तरीके से। क्यों, क्योंकि हेड ऑफ, बिकॉज 9 जून को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, मतलब रखा हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कल्चर ने एक इवेंट मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था रीऑर्गेनाइजेशन मॉन्यूमेंट, उसमें इनका एक पोस्टर सामने आया और भाई NMA के द्वारा ये रिलीज हुआ, इसको बोलते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। उसमें उन्होंने क्या किया, बंदा सिंह बहादुर को मार्टरडम मॉन्यूमेंट पोस्टर निकाला है इनका हेड ऑफिस 306 इन मार्टरडम डे और 9 जून, शहीदी दिवस को सिख जो हैं सरदार, हमारे जो शान जो पंजाब की वगैरह पढ़ने देखने को मिल रहा है उनकी, वो सभी इनको जानते होंगे, आई एम श्योर वेरी मच। होते हैं रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, जब देख लेते हैं इसको, जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में है तो क्या है। अब इनके बारे में बस ऐसा बताया जाता है कि ही वॉज बॉर्न इन 1670 और 1716 तक ही रहे थे, ठीक है, एंड वॉज अ सिख वॉरियर, जैसे कि आपको दिख रहा है, सिख वॉरियर एंड अ कमांडर ऑफ खालसा आर्मी, खालसा आर्मी के कमांडर थे, और ये बॉर्न हुए थे लक्ष्मण देव के नाम, मतलब इनका नाम भी आप बोल सकते हैं लक्ष्मण देव। तो 15 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, घर छोड़ दिया था, जैसे आपको दिख रहा है, सेंट बनने के लिए। आप बोलोगे सेंट बन रहे थे तो फिर ये वॉरियर कैसे बन गए और इतने महान, अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो ही लेफ्ट हिज होम, घर छोड़ दिया 15 साल की उम्र, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया सेंट बनने के लिए। ही लेफ्ट हिज होम एंड होम टू बिकम और ये हिंदू सेंट बन जाते हैं, एंड वाज गिवन द नेम ऑफ महादेव दास, वहाँ पे इनको नाम जब महादेव दास दिया गया, जब उन्होंने घर छोड़ दिया सेंट बनने के लिए, वहाँ पे नाम दिया गया इनको। तो इन्होंने एक नाम मतलब रख लिया था इन्होंने अपना। तो इन्होंने एक मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम, जो कि बैंक, कौन सी रिवर के किनारे थी, गोदावरी रिवर बैंक के किनारे उन्होंने एक मोनेस्ट्री स्थापना की थी इन्होंने, एट नन, कौन सी जगह है, नंदन, वहाँ पे गोदावरी रिवर के साइड में। तो 1708 में क्या हुआ, 1708 में ये गुरु गोविंद जी से मिले, गुरु गोविंद जी से मिले और उनके शिष्य बन गए, बंदा सिंह जी शिष्य बन गए। तब इनका नाम बंदा सिंह जी नहीं था, वो तो बाद में इनको नाम मिला। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम इनको दिया, न्यू नेम, जिसको बोलते हैं बंदा बहादुर, ठीक है। तो फिर ही केम टू खांडा इन सोनीपत, ये बाद में खांडा में आए सोनीपत में, एंड असेंबल अ फाइट फोर्स, उन्होंने वहाँ पे एक फाइट फोर्स क्रिएट, मतलब एक बैटल अपनी फाइटिंग फोर्स क्रिएट किया, एंड लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के लिए उन्होंने बैटल लड़ा और बैटल की लड़ाई छेड़ दी। और इन हिज फर्स्ट मेजर एक्शन, उन्होंने पहले ही एक्शन में क्या किया, फर्स्ट मेजर एक्शन वॉज सैकिंग ऑफ मुगल प्रोविंशियल एंड एट समाना, जगह कौन सी थी, समाना, जो कि आज का पटियाला रीजन आप बोल सकते हो, उस टाइम पे था, ठीक है। और ये कब की बात है, इन नवंबर 1709 में उन्होंने ऐसा किया मुगल के अगेंस्ट, 1709 में, कहाँ पे, समाना में, ठीक है, नवंबर 1709 में, ठीक है, लड़ाई छेड़ दी मुगल के अगेंस्ट। उस समय क्या हुआ, पटियाला का एरिया हुआ करता था, लोकेशन अगर आप देखेंगे मैप अभी का जो है, उस पर मुगल पर अटैक किया और कैप्चर किया, और उसके बाद खालसा रूल जो था उसको स्ट्रेंथन किया इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खालसा रूल को स्ट्रेंथन भी किया, और जो भी उस एरिया में आया वहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम था ना उसको एबॉलिश किया इन्होंने, ख़त्म किया, और जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स वो भी किसानों को उन्होंने दिए, और वहाँ जैसे प्रॉपर्टी राइट जुताई करने के, जैसे लैंड को टिल करते हैं ना, उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए किसानों को, ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स टू द टिलर्स ऑफ द लैंड। तो बंदा सिंह वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल एंड टॉर्चर्ड टू डेथ। 1715 से लेकर के 16 तक उनको अंग्रेज़ों ने इतना टॉर्चर किया, 1 साल, जब तक कि वो शहीद नहीं हुए, जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। पूरी तरीके से आप इस पिक्चर को देख ही रहे हो, यहाँ पे उनको टॉर्चर किया गया, तो आप देख पा रहे हो हद जिसकी आप बोलो मुगल्स ने कैप्चर करके वो टॉर्चर किया। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, इन न्यूज़ ये रहा है। तो कई मुगल भी अच्छे हैं, सिख भी अच्छे हैं, सारे मतलब सिख तो है ही, सारे हम लोग इंडिया में हैं, हमें रिलीजन वही बोलता है ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो कोई मज़हब मुझे नहीं लगता कि बोलता हो कि बुराई सिखाओ या कुछ और, तो हम इक्वल हैं, बस सोच सही होनी चाहिए, काम सही होना चाहिए। तो इनके शहीद होने के बाद एक मेमोरियल बनाया गया, ठीक है, एक मेमोरियल बनाया गया। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, बंदा सिंह बहादुर वॉर मेमोरियल, जो कि है एट छप्पर चीरी में क्यों है, जो कि मोहाली में है, विच इज अ ट्रिब्यूट, एक तरीके से ट्रिब्यूट किया है टू द ब्रेव सिख वॉरियर अंडर हुज कमांड बैटल ऑफ छप्पर चीनी वॉज फॉर्ड। इनके अंडर छप्पर चीनी में क्यों बनाया गया, मतलब छप्पर चीनी उसको नाम एट वॉर मोहाली में क्यों दिया है, कि वो उन्होंने वॉर लड़ी थी, ठीक है, बिटवीन द सिख्स एंड द फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर्स लेड बाय वाजिर खान इन मई 1710। यहाँ से ये थे, वहाँ से वाजिर खान था 1710 में, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि 1716 में 15 से 16 इनको टॉर्चर किया गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया,
15 से 16 इनको 1 साल का टॉर्चर दिया भयंकर वाला। और 17 फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, विद द डिसाइसिव विक्ट्री इन दिस वॉर सिख रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम लाहौर से दिल्ली तक। बाद में आप देखने को मिलेगा लाहौर में इनका जो छपरा की जो वॉर, छपरा चीनी की जो उन्होंने वॉर लड़ी थी उसमें ये जीत गए थे वाजिद खान के खिलाफ, जो कि 1710 में हुई थी। कभी थी वो वॉर इनकी 1710 में हुई थी, जिसको आप बड़ा फेमसली बोलते हो छप्पर चीनी की जो वॉर थी। एट मोहाली में इनका ये बनाया भी हुआ वॉर मेमोरियल, वो ये जीत गए थे अगेंस्ट वाजिद खान के 1710 में, ठीक है। और विद द डिसाइसिव विक्ट्री इन दिस वॉर सिख रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद सिख रूल आ गया था लाहौर से लेकर के दिल्ली तक। बोलते हैं ना लगती लाहौर थी, उस वक्त लाहौर इंडिया के पार्ट होता था, लाहौर से लेकर के दिल्ली तक, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपको दिख रहा है ये है सी वीड, जिसको नाम बोलते हैं रिबन वीड, नॉट रिबन वीड जिसको बोला जाता है। सी है, इसी समुद्र के अंदर है। पहले इसकी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, इमेजिन। और ये अभी पता लगा है, पहले किसी को मालूम ही नहीं था। पहले सबको लगता था कि ये सिर्फ एक क्या है, मिडो है, घास है, उनको ऐसा लगता था। ऑस्ट्रेलिया के ये जैसे मैं बताऊं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के या इस पोर्शन में मिला है, ठीक है। एक तरीके से आप बोलें कि इसकी साउथ वाली पोजीशन में, इस एरिया में ये मिला है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बनाऊँ, अगर ऑस्ट्रेलिया या आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट समझो, इसके इस एरिया में मिला है, समुद्र के अंदर, सी ग्रास है। क्या नाम है इसका? रिबन वीड मतलब घास होती, ठीक है। और इमेजिन ये डिस्कवर हुई है। आप बोलोगे डिस्कवर करना है जैसा क्या है, क्योंकि पहले सबको लगता था ये प्लांट है, एक्चुअली इट्स नॉट अ ग्रास। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट रिवर वीड, जो कि हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर। और इसको पहले, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। आप मेरे को बताओ, होमवर्क है ये आपका, या कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका होमवर्क देती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिबन वीड है, दुनिया की सबसे पहला बड़ा प्लांट है जो हाल ही में खोजा गया है, ठीक है, खोजा गया है। और ये मैं आपको बता दूं, इसका साइंटिफिक नेम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, और इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट। ये एक प्रकार का सी ग्रास है, जो कि 180 किलोमीटर, कितना 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर की लेंथ तक फैला हुआ है। अगर इतना बोलूँ कितना है ये, अगर आप मुंबई से लेकर के पुणे तक इतना स्प्रेड हो जाए, तो वो भी अंडर वाटर, सब अलग अलग प्लांट नहीं, एक ही पौधा जिसकी रूट्स तक ये, उससे रूट से अलग अलग आगे तक स्प्रेड है। और मैं आपको बताऊं कब का आप मान सकते हैं इतना पुराना है ये है 4500 ईयर्स पुराना, जिसको आप बोलो IVC, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का ये अंडरग्राउंड तब से है, और तब से ये उस टाइम पीरियड का रहा होगा। और अब डिस्कवर हुआ जाकर के, था तो सही पहले ही, डिस्कवर अब हुआ। हमें तब लगता था कि प्लांट मिडोज है, शायद से घास के मैदान जैसे अंडर वाटर है, ये लगता था पहले, ठीक है। एंड हैज डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसके बारे में लेकिन हमें पहले पता नहीं था। इमेजिन इंडस वैली के टाइम का ये पीरियड का है, और हमें लगता था कि 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है मिडोज घास का मैदान, पर ये नहीं पता था कि एक प्लांट है लार्जेस्ट। इसी के अलग अलग शाखाएं, जो रूट्स आप देख रहे हो, वो जमीन से होती हुई नीचे है, अंडरग्राउंड अंडर वाटर ये फैली हुई हैं, और इसी पर यहाँ पे घास उगी हुई है। बाकी आप देखो कि सी ग्रासेस उगे हुए हैं। सो दिस प्लांट इज लॉन्ग इनफ टू स्ट्रेच फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लॉन्गर देन बिटवीन मुंबई से पुणे तक का। इमेजिन इतना लंबा इसका फैलाव एरिया है, 180 किलोमीटर तक। इमेजिन, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ पे इतना एरिया तक फैला हुआ है ये। और कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में। मैंने आपको लोकेशन बताई, अगर सपोज ये है उसके वेस्टर्न कोस्ट में एक तरीके से डिस्कवर किया गया, साउथ वाले पोर्शन में थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। इट कैन यूजुअली बी ग्रोन टू अराउंड 35 सेंटीमीटर पर ईयर, 35 सेंटीमीटर तक इसकी वो ग्रो जाती है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स। इमेजिन 180 किलोमीटर या हेक्टेयर तक। और इसके बाद अगर हम बोले तो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इसके बाद वर्ल्ड का नेक्स्ट लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है इसके बाद? ये तो है ये रिबन वीड, लेकिन इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये है सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट, जो कि है ऑफ क्वेकिंग एस्पर ट्री का एक ट्री है। क्या नाम है उसका? क्वेकिंग, अजीब सा ही नाम है। उटाहा का ये है, ठीक है, उटाहा, विच कवर्स 43.6 हेक्टेयर्स। ऐसे एक और फैक्ट बता दूं, इंडिया में क्या है? इंडिया का जो ट्री है ना, इंडिया द ग्रेट बैनियन ट्री, द ग्रेट बैनियन, बड़ का पेड़ इसको बोलते हैं, वो बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा का है, वहाँ का ये फैक्ट है, कुछ आपको पता होना चाहिए। फैक्ट ये कवर करता है 1.4 हेक्टेयर। ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट है, इंडिया लार्जेस्ट ट्री इन इंडिया ये है। लार्जेस्ट ट्री, पेड़ की बात चल रही है, प्लांट की नहीं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांट कौन सा हो गया? रॉबिन। और नेक्स्ट उसके बाद हो गया क्लोनल कॉलोनी। कौन सी? वो ऐसी दिखती है, क्लोनल। नेक्स्ट है क्लोनल कॉलोनी, जो कहाँ की है? उट्टावा की, ठीक है, वो भी प्लांट ही है। और जो इंडिया का मैं बात कर रही हूँ वो पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़, द लार्जेस्ट ट्री इन इंडिया, द ग्रेट बैनियन ट्री इन हावड़ा, ठीक है, जिसकी शाखाएं आप बोलो बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कवर्स करती हैं 1.4 हेक्टेयर। वो इंडिया की है। मैं तीनों दिखा देती हूँ आपको। जो आपका ये कॉलोनी है वो ऐसे कुछ दिखती है आपकी, ठीक। और ऐसे ही आपका यूकेलिप्टस प्लांट के किनारे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉलोनी। और इंडिया का अगर आप बैनियन ट्री देखें, सबसे बड़ा जो शाखा है वो ऐसे हैं, आप वहाँ विजिट भी कर सकते हैं, पिक्चर्स आप देख सकते हैं हावड़ा। सो ये था पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपका कंबाइन करके मैंने एक तरीके से बताने की कोशिश की थी। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ MJ।